to different species. This is called as adaptive. Most commonly occur when the species of the organism successfully invade an isolated region where there was few competing species. समझ आया इस पॉइंट का मीनिंग कि ये मोस्ट कॉमनली उस जगह पे होता है जहाँ पे सक्सेसफुली वो एक अलग से आइसोलेटेड रीजन में चले जाते हैं, और जब वो अलग रीजन में चले जाएंगे तो उनके जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है वो डिक्रीज हो जाएगा. जहाँ पे फ्यू कॉम्पिटिंग स्पीशीज होंगी तब हम बोलेंगे एडेप्टिव. अगर हम आइसोलेटेड रीजन में उनको नहीं भेज रहे और वो सेम रीजन में रहकर भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे, वी विल कॉल इट डाइवर्जेंट. The most common example is Darwin finches on Galapagos Island. क्योंकि मैंने क्या बोला था, डार्विन की फिंच थी अलग अलग एरिया में चली गई और डिपेंडिंग अपॉन उनकी नीड वो अपने आप को ग्रो करना, मतलब अपने आप को अपना फंक्शन चेंज कर लिया. This is the most common example of adaptive species. ये definition मैंने आपको लिखवा दी. Whereas divergent evolution is the process by the group of species generally having the same ancestor evolve and they accumulate the differences. This result in development of new species, but those new species are present in the same niche. समझ आया? Is this difference clear to everyone? Is this difference clear to everyone or not? Is it clear or not? These are just minor differences that you have to understand because exam में यही से ही questions आ जाते हैं. You have to understand these differences. So this is about pattern of evolution. What all are the patterns that we have discussed? Tell me, what are the different patterns of evolution that we have discussed? What are the different patterns of evolution that we have discussed? Divergent, ठीक है. अगला बताओ. Divergent के बाद कौन सा था? Convergent. Next one, third one. ऊपर नीचे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस पांचों के नाम बता दो. Co-evolution, ठीक है. Parallel, yes. Fifth one is adaptive. अब बताओ homology किसको बोलते हैं? What is the other name of homology? Divergent. What is homoplasy come into? Homoplasy किसमें आएगा? Homoplasy किसमें आएगा? Convergent. And analogy किसमें आएगा? What does analogy come into? Convergent. कोई आपको बोलेगा एनालॉगस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालॉगस? तो आप बोलोगे जिनका फंक्शन सेम है बट उनका एंसेस्ट्री डिफरेंट है. दिस इज अबाउट द पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन. Next comes the concept of population genetics. Next we have to study about population genetics. What is population genetics? We have studied in ecology that सबसे पहला smallest unit is my organism, जिसको मैं इंडिविजुअल भी बोलूंगी. एक सिंगल स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल. उससे ऊपर वाली यूनिट होती है पॉपुलेशन. व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ स्पीशीज, सेम काइंड ऑफ स्पीशीज. एक ही तरह के जो स्पीशीज होते हैं, एक ही तरह के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको पॉपुलेशन बोलते हैं. जब एक से ज्यादा काइंड ऑफ स्पीशीज आ जाएंगे देन वी विल कॉल इट अ कम्युनिटी. सो पॉपुलेशन में इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन है, लेकिन कम्युनिटी में देयर आर बोथ इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. तो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज. सेम स्पीशीज के ग्रुप है तो उनके अंदर जो ग्रुप होगा उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे. और उस पॉपुलेशन में देयर वुड नेवर बी एनी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. पॉपुलेशन में कभी भी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नहीं होता बिकॉज पॉपुलेशन में सारे इंडिविजुअल एक ही ग्रुप के होते हैं, सेम स्पीशीज के होते हैं.
जो नेक्स्ट लेवल आता है कम्युनिटी पॉपुलेशन के बाद, उसमें इंट्रा प्लस इंटर स्पेसिफिक बोथ काइंड ऑफ कंपटीशन होता है। सो पॉपुलेशन पता चल गया, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पढ़ना क्या होता है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स is a study of changes in the frequency in the alleles and genotype within a population। मेरे पास ये population है, population में same kind of species हैं, इनके अंदर जो इनके alleles हैं और जो इनके genotypes हैं, उनकी frequency को पढ़ना is called as population genetics। Next come the question, what is allele, what is genotype? किसी भी पॉपुलेशन के स्पीशीज की फ्रीक्वेंसी पढ़ना, फ्रीक्वेंसी किसकी? अलील्स की और जीनोटाइप की, इट विल कॉल्ड एज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चेंजेस इन फ्रीक्वेंसी पढ़ना। फ्रीक्वेंसी मुझे पता है, उनका नंबर कितना है इज द फ्रीक्वेंसी। अब नंबर फ्रीक्वेंसी किसकी पढ़ना? अलील की और जीनोटाइप की। अब हमें समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलील एंड जीनोटाइप। मेरा बेसिक डीएनए है, मेरे बॉडी के अंदर डीएनए, ठीक है। डीएनए के साथ क्या होता है कि हम क्या बोलेंगे, मेरी बॉडी में, मेरे न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म, ये मेरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर देयर इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के अंदर मेरा डीएनए कंटेंट प्रेजेंट है। दैट इज द डीएनए व्हिच इज द बेसिक यूनिट जो ट्रांसमिट होती है। अभी क्या होता है, जब मैं रिलैक्स, जब मेरा सेल डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि सेल हर टाइम तो डिवाइड नहीं करता, सेल कभी कभी बीच बीच में डिवाइड करता है, डिपेंड करता है कौन सा सेल है। जो सेल बहुत हाईली मेटाबोलाइजिंग है, जिसको बार बार कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है, उसको तो अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे हार्ट के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो कभी भी नए नहीं बनते हैं, दे नेवर डिवाइड। कुछ सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, और कुछ सेल्स ऐसी हैं जो रेस्टिंग पोजीशन में रहते हैं हमेशा, और कुछ ऐसी हैं जो वैसे रेस्टिंग पोजीशन पे रहते हैं, लेकिन अगर नीड अराइज करती है तो वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी बॉडी में 3 अलग अलग काइंड के सेल्स हैं जो हमेशा डिवाइड कर रहे हैं। जैसे हमारे नाखून, नेल्स है, नेल्स का अगर आप नेल्स को काटोगे नहीं तो नेल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है ना। नेल्स भी तो सेल्स के बने हैं, दिस सेल्स आर इंक्रीजिंग। आपके हेयर हर टाइम ग्रो करते हैं, ग्रो कर रहे हैं मतलब उनका नंबर इंक्रीज कर रहा है, मतलब दे आर डिवाइडिंग सेल्स। लेकिन हमारे हार्ट और हमारे न्यूरॉन सेल्स ऐसे होते हैं जो कभी जिंदगी में कभी डिवाइड नहीं करते, दे ऑलवेज रिमेन इन द रेस्टिंग स्टेट। लेकिन मेरा लिवर ऐसा ऑर्गन है जो वैसे रेस्टिंग स्टेट में रहेगा, लेकिन जब डिवीजन का नीड होगा इट विल अगेन स्टार्ट गोइंग टू डिवाइड। सो मेरा सेल रेस्टिंग स्टेट में भी रहता है और मेरा सेल डिवाइडिंग स्टेट में भी रहता है। जब मेरा सेल रेस्टिंग स्टेट में रहेगा, उस स्टेट में मेरे इस न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल टाइटली पैक्ड डीएनए फॉर्म में होगा, बिल्कुल टाइटली पैक्ड। दैट फॉर्म, जो मेरी बिल्कुल टाइटली पैक्ड फॉर्म होती है ना, उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज आपको जेनेटिक्स भी थोड़ा बहुत इस इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन में पढ़ना है, तो वहां पे आपको ये सब कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट राइट हियर ओनली, ताकि उस पॉइंट पर हमें जल्दी समझ आए चीजें। तो क्या होगा, मेरा जब सेल रेस्टिंग स्टेट में है, सो दिस इज माय न्यूक्लियस और दिस इज माय सेल। ये डीएनए बिल्कुल कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है, वो बिल्कुल भी खुला खुला नहीं है, इट इज कंप्लीटली कॉम्पैक्ट फॉर्म। इस कॉम्पैक्ट फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमैटिन। अब ये जो क्रोमैटिन होता है ना, उसमें क्या होता है, डीएनए, और डीएनए एक हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स के आगे मेरा डीएनए रैप होता है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स है, और इसके आगे ऐसे 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 रैप होता है मेरा डीएनए, बिल्कुल टाइटली कॉम्पैक्ट शेप में। जैसे हम बोलते हैं हमारा ऊन होती है, ऊन होती है ना, जैसे कि ऊन को हम गोल 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 घुमा देते हैं, तो बीच में जो सेंटर में अगर हम कोई चीज रख दे, या फिर अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, फॉइल पेपर, फॉइल पेपर एक रोल में होता है, जो जो रोल है सेंटर का, वो बोल देंगे हिस्टोन प्रोटीन है, और उसके आसपास पूरा डीएनए रैप है,
दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन, जो मेरी बॉडी में रेस्टिंग स्टेट में सेल में होता है। क्योंकि जब सेल को डिवाइड नहीं करना, तो मतलब डीएनए को डिवाइड नहीं करना, डीएनए तभी डिवाइड होगा जब वो बिल्कुल खुल जाएगा, जब उसको खोल देंगे तब जाके वो डिवाइड करेगा। वो चिपके हुए फॉर्म में कभी डिवाइड कर ही नहीं सकता, उसको डिवाइड करने के लिए उसको खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए अगर हर टाइम खुली हुई फॉर्म में मेरा डीएनए रहेगा, तो न्यूक्लियस तो छोटा सा है, कुछ माइक्रोमीटर के साइज का है, तो उसमें इतना बड़ा तो डीएनए ऐसे से घूमेगा ना। तो इसलिए रेस्टिंग स्टेट में मेरा जो डीएनए रहता है वो रैप्ड स्टेट में रहता है। यू कैन इमेजिन कर सकते हो आपका क्या कहते हैं, फॉइल पेपर का रोल है, रोल अंदर हिस्टोन प्रोटीन है, और उसके बाहर पूरा मेरा जो फॉइल पेपर रैप है दैट इज डीएनए। सो माय डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, उसको मैं क्रोमैटिन बोलती हूँ कि रेस्टिंग स्टेट में बिल्कुल रैप्ड फॉर्म में होता है। क्रोमैटिन किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का। दिस इज अबाउट द रेस्टिंग स्टेट। लेकिन जब मेरे सेल को डिवाइड करना है तो क्या होता है, वो क्रोमैटिन क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट गॉट कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। सो व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम का मीनिंग होता है, ये ऐसी फॉर्म होती है क्रोमोसोम की जिसके अंदर डीएनए होता है। अब डीएनए मेरा खुल गया, ऐसे अलग अलग क्रोमोसोम बन जाते हैं मेरे, डीएनए के ऐसे से पोर्शन बन जाते हैं। हम ह्यूमन बीइंग में बोलते हैं देयर आर टोटल 46 क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन डीएनए। ह्यूमन डीएनए के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम हैं, या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं। 23 पेयर मतलब एक ऐसे, ये एक पेयर है, ऐसे करके 23 पेयर्स हैं, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं। 23 पेयर्स जो हैं वो एक साइड का जो है 23 वो मदर से आए हैं हमारे पास, और एक साइड के 23 हैव केम फ्रॉम माय फादर। तो टोटल ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स। Whereas जो रिमेनिंग वन पेयर है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जिससे पता चलता है वेदर द चाइल्ड इज मेल और फीमेल। सो हमारे पास क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स है, या 23 पेयर हैं। उन 23 पेयर्स में से जो 22 है दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स, और जो रिमेनिंग वन पेयर है दैट इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। इतना समझ आया सबको? Is it clear to everyone? These are some basic concepts of genetics, जो अभी मेरे को इसको समझाने के लिए यूज करना पड़ेगा, बट प्लीज इसको याद रखना बिकॉज वो जेनेटिक्स के टाइम में ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने बात करी, सबसे पहले था क्रोमैटिन, कहाँ था? रेस्टिंग स्टेट में। इट कंटेन डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन जब सेल को डिवाइड करना है, उसको अपना डीएनए खोलना पड़ेगा, तो वो अपना फॉर्म कन्वर्ट कर देगा क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम होता है इस फॉर्म में जिसके अंदर डीएनए लाई करता है। दिस इज माय डीएनए, और इस पूरी फॉर्म को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। टोटल 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, उसमें से जो 22 पेयर्स हैं दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स, एंड लास्ट पेयर, वन पेयर इज कॉल्ड एज माय सेक्स क्रोमोसोम। अगर ये क्रोमोसोम जो सेक्स क्रोमोसोम है अगर XX होगा, दिस वुड बी अ गर्ल। अगर वो क्रोमोसोम XY होगा, दिस वुड बी अ बॉय। वो डिपेंड करेगा, सेक्स विल टोटली डिपेंड अपॉन द लास्ट 23 पेयर, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब क्या होता है, ये मेरा एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, एक मुझे आया है मदर से, एक मुझे आया फादर से, दोनों को ही मैं क्रोमोसोम 1 बोलूंगी। क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम 1 फ्रॉम पेटर्नल, ये क्रोमोसोम 1 फ्रॉम फादर, वो मेटर्नल। तो इसके अंदर इस क्रोमोसोम जो ये जो मेरा डीएनए है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, ये डीएनए छोटे छोटे जीन्स का बना होता है। दिस डीएनए इज मेड अप ऑफ जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? हमारा डीएनए है, डीएनए का वो पोर्शन जो एक प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, डीएनए का वो पोर्शन जो प्रोटीन फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं जीन। ये है मेरा डीएनए। डीएनए का आप लोगों ने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा होगा कभी ना कभी। डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से इट विल गोइंग टू फॉर्म प्रोटीन। ठीक है,
ये होता है प्रोसेस, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनना इज ट्रांसलेशन। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डॉगमा, कि सबसे पहले डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। सो डीएनए का वो पोर्शन, वो वाला पोर्शन जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज जीन। पूरा का पूरा डीएनए वुड नेवर गोइंग टू फॉर्म अ प्रोटीन। डीएनए का कुछ पोर्शन प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, उसको मैं बोलती हूँ जीन। So gene is a small unit of a DNA. So ये मेरा फादर से आया, ये मेरा मदर से आया, दोनों का क्रोमोसोम 1 है। तो ये जीन अगर सपोज मेरा आंखें बनाने में हेल्प कर रहा है, आंखों का कलर दे रहा है, तो सेम यही जीन इसी क्रोमोसोम 1 पे फादर के में प्रेजेंट होगा और सेम मदर के में प्रेजेंट होगा। सेम जीन फादर में भी है, मदर में भी है, सेम लोकेशन पे। तो जो जीन, एक जीन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है विल टेल मी अलील। तो हमारी एक बॉडी में ये जो आंख बनाने वाला जीन है वो एक मदर से आया, एक फादर से आया। मतलब इस जीन के दो फॉर्म्स हैं, उसको हम बोलते हैं अलील। अलील क्या होता है? अलील होता है जीन का, एक स्पेसिफिक जीन का किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, हम उसको बोलेंगे अलील। तो जीन का कितने फॉर्म में, एक जीन, एक स्पेसिफिक जीन कितने फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वुड बी माय अलील, उसको मैं अलील बोलूंगी। दिस इज अलील। अलील समझ आया? अलील क्या होता है? हमने कुछ पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़ा। पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ चेंजेस लाइक हाइट का ड्वार्फ, यस, लाइक हम बोलते हैं हाइट मेरा टॉल है, ड्वार्फ है। सो क्या होगा, हाइट का एक जीन मदर से आया, एक जीन फादर से आया। तो इधर मेरा टी ऐसे बनेगा, अगर ये मिला तो मतलब टॉल मिला। अगर ऐसे मिला मतलब मदर से बड़ा आ रहा है या फादर से छोटा आ रहा है, दिस विल ऑल्सो गोइंग टू गिव मी टॉल। लेकिन दोनों अगर छोटे होंगे तो मेरे को ड्वार्फ पर्सन मिलेगा। सो ये जो हाइट का जीन है, ये दो अलील्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वन इज कैपिटल टी एंड वन इज स्मॉल टी। एक जीन दो अलील की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एक जीन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, हम उसको बोलते हैं उसके अलील्स। और नॉर्मली बिकॉज हमारी बॉडी में दो होते हैं अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, यस यू कैन से इट कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ सिंगल जीन, मतलब एक ऐसा जीन जो एक सिंगल जीन है और वो सेम जीन अलग एक जीन है जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो उसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती हैं, वुड बी माय अलील। यूजुअली बिकॉज एक मदर से आता है, एक फादर से आता है, तो हमेशा हमारी बॉडी में एक जीन की नॉर्मली दो अलील्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली 90% एक जीन के दो अलील्स होते हैं, एक मदर वाला, एक फादर वाला, ठीक है। लेकिन क्या होता है कुछ केसेस में ऐसा नहीं है कि हर केसेस में दो ही अलील होंगे। जैसे मेरा होता है ब्लड ग्रुप, माई ब्लड ग्रुप इज ए और दूसरे बंदे का ब्लड ग्रुप है ए बी, ठीक है। कुछ भी ब्लड ग्रुप हो सकता है हमारा, ए हो सकता है या ए बी हो सकता है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो क्या होगा, इस बंदे में एक अलील है ए का, दूसरा अलील ओ भी हो सकता है। इस बंदे में एक अलील है ए और एक अलील है बी। सो वैसे ब्लड ग्रुप के अलील एक ए है, एक अलील ओ है, एक अलील बी है। ये तीन टाइप ऑफ अलील है ब्लड ग्रुप के। बट ये हाँ, तभी हम इसको बोलते हैं मल्टी अलीलिक। लेकिन ह्यूमन में, एक स्पेसिफिक ह्यूमन में दो ही अलील होंगे, या तो ए बी होगा या दोनों ए होंगे, या एक ए एक ओ होगा या दोनों ओ होंगे। बट हम बोलते हैं यूजुअली माई वन काइंड ऑफ जीन अकर इन टू फॉर्म ओनली, तो उन दो फॉर्म्स को हम अलील बोलते हैं। अलील समझ आया सबको कि अलील क्या होता है, व्हाट इज अलील? अलील, इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज अलील? अलील क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हमें फ्रीक्वेंसी पढ़नी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील
and genotype within a population. allele हमें समझ आ गया. next come what is genotype and what is phenotype. phenotype मतलब कैसा मेरा organism दिख रहा है, is my phenotype. height जो होती है हम दो कैटेगरी में डालते हैं, tall and dwarf. तो कुछ लोग मुझे tall दिखेंगे, कुछ लोग मुझे dwarf दिखेंगे. so this tall and this dwarf is my phenotype. कोडोमिनेंस का एग्जांपल है मैम ब्लड. यस, दिस इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, बट इतना आपको पढ़ना नहीं है, इतना हमें भी जेनेटिक्स नहीं पढ़ना. जब हम पढ़ेंगे तो हम उन सब चीजों को एक्सप्लेन कर लेंगे. तो फिनोटाइप का मीनिंग है कि किस तरीके से मुझे वो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है. मुझे टॉल दिख रहा है, मुझे ड्वार्फ दिख रहा है. सो हाइट के दो फिनोटाइप्स हैं, लेकिन हाइट के जो जीनोटाइप्स हैं वो तीन हैं. कैसे जीनोटाइप तीन है? जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. क्या हो सकता है? टॉल टीटी हो सकता है, मदर से कैपिटल टी आया, फादर से कैपिटल टी आया. हो सकता है एक से कैपिटल टी आ रहा है, एक से स्मॉल टी आ रहा है. हो सकता है दोनों से स्मॉल टी आएगा. तो जो टॉल होता है ना, दैट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, और जो ड्वार्फ है वो रिसेसिव ट्रेट है. टॉल मीन्स डोमिनेंट एंड ड्वार्फ मीन्स रिसेसिव. रिसेसिव हमेशा तभी एग्जिस्ट करता है जब उसकी दोनों फॉर्म्स रिसेसिव हो, तभी हमें रिसेसिव ट्रेट दिखेगा. तो इस केस में ड्वार्फ इंसान हमें दिखेगा जब टीटी होगा. इस कैपिटल टी में हमें टॉल दिखेगा, लेकिन इस कैपिटल टी स्मॉल टी में मेरे को जो इंसान दिख रहा है वो तो मुझे टॉल दिखेगा, बट उसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट. टी जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग है, स्मॉल टी जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग है. So these are the three genotypes of height, whereas this tall में दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, and this dwarf, these are the two phenotype of a gene. समझ आया what is genotype and what is phenotype? जीनोटाइप फिनोटाइप क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ? जीनोटाइप फिनोटाइप क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जीनोटाइप इज हाउ जेनेटिकली वो चीज दिख रही है, और फिनोटाइप मतलब कैसे वो हमें आंखों से देखने से दिख रही है. तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों आंखों से देखने से इट विल लुक लाइक टॉल, बट ये जेनेटिकली कैपिटल टी है और ये जेनेटिकली कैपिटल टी स्मॉल टी है. So this is the difference between genotype and my phenotype. So मैंने ऊपर population genetics में बोला था that we are studying about the changes in the frequency of alleles and genotype within a population के अंदर alleles और genotype की frequency को पता करना. तो अगर मैं इस कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी को बता रही हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब मैं एलीलिक फ्रीक्वेंसी बता रही हूँ कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी बता रही हूँ? टेल मी, अगर मैं इस कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी बताऊंगी कि ये इतने परसेंट लोगों में कैपिटल टी इतना है, so I am telling about genotypic frequency or my allelic frequency. It is genotypic or allelic? Tell me. So this is my genotypic frequency whenever I am talking about both T and T. जब मैं बोलूंगी इस T की क्या फ्रीक्वेंसी है इन्वायरमेंट में, आई विल कॉल इट कि उसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी इतनी है. जब मैं एक स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी बताऊंगी, आई विल कॉल कि इसकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी इतनी है. लेकिन अगर मैं कैपिटल टी की फ्रीक्वेंसी बता रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेल इसकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कितनी है. अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी बताऊंगी, आई एम गोइंग टू टेल व्हाट इज इट्स जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी. लेकिन अगर मैं कैपिटल टी आने की फ्रीक्वेंसी बता रही हूँ इतनी है, दिस इज द अलीलिक फ्रीक्वेंसी, और स्मॉल टी आने की फ्रीक्वेंसी इतनी है, दिस इज द अलीलिक फ्रीक्वेंसी. So is it clear to everyone what is genotypic and what is allelic?
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सिर्फ 2-3 लोग ही क्यों रिप्लाई कर रहे हो? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? यस, ओके। सो अभी मेरे को एक चीज बताओ, ए जो है अभी ये जो ए है और ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, दैट विल गिव मी टॉल। दिस इज माय फिनोटाइप, and this capital A and this tall and dwarf are phenotype. ये capital A, capital A, capital A, small a, small a, small a, these are genotype. जब दोनों सेम फॉर्म में होते हैं ना, दोनों सेम फॉर्म में, वी विल कॉल इट होमोजाइगस। जब दोनों अलील अलग फॉर्म में होते हैं, वी विल कॉल इट हेट्रोजाइगस। तो अब ये बताओ, ए ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है? Is it homozygous or heterozygous? Capital A is homozygous. Capital A small a क्या हुआ? Homozygous, heterozygous? Capital A small a is hetero. अब small a क्या हुआ? Homo, hetero. Small a क्या हुआ? Homo. तो ये दो है होमो के और ये है हेट्रो का, ठीक है। अब ये दो होमो में क्या डिफरेंस है? दिस इज homozygous dominant and this is homozygous recessive. तो homozygous ये भी homozygous, ये भी homozygous, पर दोनों में क्या डिफरेंस है कि homozygous dominant है और ये homozygous recessive है। recessive trait और ये dominant trait, और ये है heterozygous. This is the difference between homozygous heterozygous and homozygous heterozygous. ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? Is it clear to everyone? Is it clear to everyone or not? अब मेरा क्वेश्चन है, there are total 100%, टोटल 200 लोग हैं। द जीनोटिपिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो जीनोटिपिक डिस्ट्रीब्यूशन है ए और ए अलील का, कैपिटल ए और स्मॉल ए अलील का जीनोटिपिक डिस्ट्रीब्यूशन हमें इन्होंने दिया है। मतलब कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी 114। मतलब इसका जो जीनोटिपिक, ये जो 114 है, ये जीनोटिप टाइप है कि कैपिटल ए कितना है। 76 इस वाले जीनोटाइप की क्या फ्रीक्वेंसी है, और 10 मीन्स इस वाले जीनोटाइप की क्या फ्रीक्वेंसी है। अब अगर मुझे कोई क्वेश्चन में बोलता है, टेल मी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस जीनोटाइप, इस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बताओ, इस जीनोटाइप की क्या फ्रीक्वेंसी होगी? व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ इसके जीनोटाइप के कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। मेरे को फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 114 डिवाइडेड बाय 200। 114 डिवाइडेड बाय 200 वुड बी मेरी इसकी फ्रीक्वेंसी है। कोई मुझसे स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी पूछेगा, वो कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी ना हमेशा फुल स्टॉप उसमें होती है, इट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो आपको उसके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल कितने? 114 प्लस 76 प्लस 10 इज 200। तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, अब इसका आंसर बताओ, व्हाट इज द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए? 10/200। समझ आया ये सबको? व्हाट इज जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालने का मेथड सबको समझ आया? आया या नहीं आया जीनोटिपिक निकालने का? ठीक है, अब हमें बोलना है व्हाट इज द एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। अब मुझे बताना है व्हाट इज द एलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। इसका मीनिंग है ए आना, ए कितनी बार आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल कितनी बार आ रहे हैं ए और स्मॉल ए कितनी बार आ रहे हैं। सो दैट इज 190 डिवाइडेड बाय 200। नहीं, अरे बताती हूँ कैसे करेंगे ये। देखो, ए आने की प्रोबेबिलिटी है 114। अब बताओ ये अगर डिवाइड होगा तो एक बंदे में ए जाएगा, एक बंदे में ए जाएगा,
तो हम क्या बोलेंगे, दोनों 114 टाइम्स बन रहे हैं। अगर 114 टोटल है, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगी, सो देयर वुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि जितने टाइम ए बनेगा उतने ही टाइम ए भी बनेगा। तो कैपिटल ए से क्या होगा, एक कैपिटल ए ऐसे बन जाएगा, एक कैपिटल ए ऐसे बन जाएगा। तो 114 है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए अकेला भी 114 होगा और कैपिटल ए अकेला भी 114 होगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि कैपिटल ए स्मॉल ए 76 है, तो जब ये डिवाइड करेगा तो या तो ए बनेगा या ए बनेगा। तो ए भी आएगा 76 टाइम और स्मॉल ए भी आएगा 76 टाइम। ऐसे ही अगर मैं ए बोलूं, ए है 10 टाइम, मतलब ए भी आएगा 10 टाइम और दूसरा ए भी आएगा 10 टाइम्स। इसका मीनिंग है ये कि जब वो डिवाइड करेंगे, एक एक अलील बनाएंगे, तो दोनों सेम टाइम ही आते हैं। तो व्हाट आई विल से, कैपिटल ए से क्या बना, एक कैपिटल ए एक कैपिटल ए, ये भी 114 ये भी 114। फिर कैपिटल ए से बना कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये भी 76 ये भी 76। स्मॉल ए से बना स्मॉल ए और स्मॉल ए, दोनों 10 10। अब बताओ कैपिटल ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 114 प्लस 114 प्लस 76 डिवाइडेड बाई सारे, बाकी सारे तो स्मॉल है, तो ये टोटल डिवाइड बाय 400 हो जाएगा। ये समझ आया, कैपिटल ए कैसे, ए निकाला कैसे, इज इट क्लियर और नॉट? कैन यू प्लीज रिपीट? यस आई विल रिपीट, श्योरली आई विल रिपीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको किसने पूछा, सुधा, आप मुझे एक बात बताओ, आपको जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी समझ आ गई सुधा? जीनोटिपिक आई नहीं आई? अभी हम एलीलिक डिस्कस कर रहे हैं। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज एलीलिक फ्रीक्वेंसी, कैसे निकालेंगे। कैपिटल ए 114 है, दिस इज द जीनोटिपिक, जीनोटाइप कितने हैं ए के, तो ये कैपिटल ए एक ए बनाएगा और एक ए बनाएगा, दीज आर अलील। ये भी 114 बार आएंगे, ये भी 114 बार ही आएंगे। नेक्स्ट कैपिटल ए स्मॉल ए, जस्ट गिव मी, ये एक ए आएगा और एक स्मॉल ए आएगा, दोनों 76 टाइम आएंगे। नेक्स्ट वन इज ए, तो एक ए आया और एक ए आया, 10 और 10। अब हमें निकालना ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ए है 114 प्लस 114 प्लस 76, दीज आर टोटल कैपिटल ए, 114 114 114 प्लस 76 डिवाइडेड बाय टोटल कितने एलीज, 114 है प्लस 114 है प्लस 76 है प्लस 76 है प्लस 10 है प्लस 10 है। So this would be my answer for the frequency of A allele. Is it clear to you now or not? Is it clear to you? Okay. अब मेरे को बताओ what is the frequency of small a? जल्दी बताओ किस किस को प्लस करना है। What is the frequency of small a allele? इस allele की frequency क्या है? What would be the frequency of small a allele? +10 divided by लिप्सा, डिवाइड किससे करोगे, फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमेशा पॉइंट में ही आंसर आएगा, सो यू हैव टू डिवाइड बाय टोटल, डिवाइड बाय 400। ये क्लियर हुआ सबको, नहीं हुआ क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अलीलिक और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकालनी आ गई सबको या नहीं आई? ओके, सो वी विल विद दिस वी विल जस्ट एंड अप आवर क्लास, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हार्डी वीनबर्ग लॉ से, जो थोड़ा एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम सिंप्लीफाई वे से ये अलीलिक और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट, अभी सबको समझ आया ना कि जीनोटाइप और फिनोटाइप और एलील, डीएनए, जीन क्या होता है, सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ?
ये सबको क्लियर हुआ, डिफरेंसेस क्लियर नहीं हुए? Okay, so we will just end up for today's class, and thank you so much for your patience. We will end up our class.